वो बता दिया था मैंने आपको, एच एच बैंड, ए बैंड, आई बैंड वगैरह। मैंने ये बता दिया था आपको कि अगर ये दो जेड लाइन है, मैंने कहा था कि अगर ये मान लो ये जेड लाइन है, ये दूसरा जेड लाइन है ना, तो इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वन सार्कोमीटर कहा जाता है। इसको आप फंक्शनल यूनिट कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का। और मैंने ये बताया था आपको कि इसमें, इसके बीच में इस तरह का एक बैंड होता है। और ये बताया था आपको कि इसमें ये बैंड यहां से यहां तक, इसको ये बैंड कहते हैं, और यहां से यहां तक इसको आई बैंड कहते हैं। और ये भी बता दें आपको कि देखो, जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे, मैंने कहा था कि इसमें एक ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये ब्लू लाइन, एक जो सिंगल ब्लू लाइन है, ये एक मायोसिन फिलामेंट होता है, और इस ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं? तो एक्टिन कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है, जो पतला होता है, छोटा भी होता है। मायोसिन का लेंथ भी ज्यादा होता है, उसका थिकनेस भी ज्यादा होता है, उसको थिक फिलामेंट कहते हैं ना। मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं, उसी को प्राइमरी फिलामेंट भी कहते हैं, उसी को थिक फिलामेंट भी कहते हैं। एक्टिन को थिन फिलामेंट कहा जाता है, इसको सेकेंडरी फिलामेंट भी कहते हैं, है ना। और मैंने बताया था आपको कि ये देखो, यहां से यहां तक ये पूरा, ये आई बैंड का स्ट्रक्चर, ये पूरा से पूरा देख लेना क्या है, ये ए बैंड का स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने कहा था कि आपको कि ए बैंड के उस पार्ट में जहां एक्टिन नहीं होता, देखो ए बैंड के उस पार्ट में जहां एक्टिन नहीं है, देखिए ये बीच वाला जो पार्ट होता है, देखो ये वाला पार्ट, इसको एच जोन कहते हैं। एच जोन मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है? पार्ट ऑफ ए बैंड कहते हैं, पार्ट ऑफ ए बैंड where actin is absent, actin is absent है ना। ए बैंड का वो पार्ट जहां एक्टिन नहीं होता, उसको एच बैंड कहा जाता है। मतलब यहां से लेके यहां तक देखो, ये पूरा हिस्सा जो है, देखो ये पूरा पार्ट, इसी को एच बैंड कहा जाता है, एच बैंड। क्लियर है? और मैंने कहा था कि इसी एच बैंड के सेंट्रल पार्ट पे देखो ऐसे एक और लाइन है, देखिए ऐसे ही, इस लाइन को एम लाइन कहा जाता है। ये एच के बीच में होता है, इसको एम लाइन कहते हैं, है ना। और ये भी मैंने कहा था कि ये जो हिस्सा है, देखो ए बैंड का वो पार्ट जहां पर एक्टिन मायोसिन दोनों होता है, देखिए ए बैंड का वो पार्ट जहां एक्टिन मायोसिन दोनों होता है,
इसके इतने हिस्से को देखो, यहाँ पर एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, इस पार्ट को ओ बैंड कहते हैं, ओवरलैपिंग बैंड का नाम। तो ओ बैंड क्या बताओ, ये ए बैंड का वो पार्ट है जहां एक्टिन मायोसिन दोनों होता है। मुझे लगता है इतना कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, है ना? हाँ जी बच्चों, मेरे ख्याल से इतना मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, सबको समझ में भी आ गया था। अब देखो, अब याद रखिए जो जेट लाइन होता है, देखो ये जो जेट लाइन आप देख रहे हैं, ये जेट लाइन एट द मिड पॉइंट ऑफ आई बैंड कहते हैं। तो आई बैंड का हाफ, देखो यहां से यहां तक आई बैंड का आधा हिस्सा होगा, आधा हिस्सा तो इधर होगा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जेट लाइन जो होता है वो आई बैंड के सेंटर पे होता है। कहने का मतलब देखो, अगर यहां से यहां तक देखें आप पूरा लंबी, तो वन सार्कोमियर को कैसे लिखेंगे? देखो, ये आई का आधा होता है, ये हो गया आई बाई टू, देखो आई बाई टू, फिर ये देखो ओ आ जाएगा बीच में, ओ बैंड, ये वाला ओ बैंड, फिर आ जाएगा एच बैंड, देखो एच बैंड, फिर आएगा ओ बैंड, और फिर आएगा आई बाई टू। देखो इस पूरे पार्ट को वन सार्कोमियर कहते हैं। देखिए सब ये समझ में आ गया सबको, वन सार्कोमियर क्यों कह रहे हैं इसको आप? ये आई का आधा होता है, आई का आधा इधर होता है, तो ये आई बाई टू होता है, और देखो ये बीच में ओ बैंड है, फिर एच बैंड है, फिर ओ बैंड है, देखो, और फिर यहां पर आई बाई टू आ जाएगा। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये हो गया आई बाई टू प्लस, अब देखो ये जो ओ एच ओ होता है इसी को तो ए कहते हैं, प्लस ए प्लस आई बाई टू कहा जाता है। मैंने पहले क्या दिया था, एक्टिन को थिन फिलामेंट कहा जाता है, और इसको सेकेंडरी फिलामेंट भी कहते हैं। माइसिन को आप जानते हैं, इसको थिक फिलामेंट कहते हैं, इसी को प्राइमरी फिलामेंट कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा, अगर आपको एक मसल्स का अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक बहुत ज्यादा अगर उसको एक्सपेंड करके देखेंगे आप, तो एक अरेंजमेंट है, देखो एक्टिन मायोसिन में कैसे होता है, ऐसे याद रखिएगा कि अगर मान लो ये एक मायोसिन का ये फिलामेंट है, मायोसिन का ये मॉलिक्यूल है, मान लो, तो इस मायोसिन के मॉलिक्यूल के चारों तरफ देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्टिन का फिलामेंट होता है, और एक एक्टिन के ऊपर देखो, एक एक्टिन के ऊपर 1 2 और 3, देखिए इस तरह का एलिमेंट होता है। तो एक एक्टिन के तरफ, उसके चारों तरफ आप देखेंगे 3 मायोसिन फिलामेंट होता है, और एक मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन फिलामेंट है। देखिए याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि ये एक मसल्स में ऐसा नजर आएगा आपको कि 1 मायोसिन सराउंडेड विथ 6 actin and 1 actin surrounded with 3 मायोसिन कहा जाता है।
ये भी याद रखना, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे अभी वगैरह में कहीं मिलेगा लिखा हुआ कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में एक एक्टिन मॉलिक्यूल के चारों तरफ 3 मायोसिन होता है और एक मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन फिलामेंट होता है। ये लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं पे मिलेगा आपको। समझ में आ गया सबको ये चीज? और देखो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बता दूं मैं आपको। तो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, देखो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये क्या कहता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है और क्या नहीं होता, ध्यान रखना कि ये जो आपका ए बैंड का लेंथ है, देखो ये एक तरह का स्लाइड एक्शन होता है। जैसे मान लो ये दो आपका मायोसिन का फिलामेंट है, इसमें एक एक्टिन है, ये एक्टिन यूं मूव करता है। मसल फाइबर का याद रखना, एक्टिन मायोसिन का लेंथ कोई चेंज नहीं करता, स्लाइडिंग थ्योरी होता है। जैसे ये मान लो आपका दो मायोसिन है, इसमें एक एक्टिन है, बस एक्टिन अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे आ रहा है, यूं जा रहा है, यूं आ रहा है, तो एक्टिन का लेंथ तो छोटा नहीं हो रहा ना। देखिए बैंड का साइज चेंज होता है, फिलामेंट का साइज चेंज नहीं होता। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होगा, देखो अगर ये देखो, अगर ए बैंड ये वाला है तो ए बैंड के लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा ना। देखिए ऐसे, तो क्या लिखते हैं, देखो इसमें क्या क्या लिखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, नो चेंज इन द लेंथ ऑफ ए बैंड। ए बैंड के लेंथ में देखो, ये लेंथ में सिंपल देखो, जैसे मान लो ये आपका एक्टिव ये बैंड है और देखो यहां पे ऐसा लगा हुआ है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ए बैंड के लेंथ में चेंज नहीं आ रहा। क्लियर? आई बैंड छोटा हो जाएगा। देखो अगर जितना ये अंदर की तरफ जाएगा, आई बैंड का साइज क्या होगा बताओ? आई बैंड का साइज ये है, अब ये अंदर चला गया और वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो लिखते हैं सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ आई बैंड डिक्रीजेस करता है। जितना वो अंदर की तरफ जाएगा एच भी छोटा होता चला जाएगा। देखो तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, एच बैंड का भी साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। ओवरऑल सार्कोमियर भी शॉर्टन कर जाता है, छोटा हो जाता है। जेड लाइन नजदीक आ जाएगा ना, ये जेड इधर जाएगा, ये जेड इधर आएगा, जेड लाइन क्या होगा, जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो सार्कोमियर भी छोटा हो जाएगा, सार्कोमियर शॉर्टन छोटा हो जाएगा। और नंबर 5 देखिए, एक चीज देखो बढ़ेगा, हाँ जी, केवल जो ओ बैंड का साइज होता है ये अब जितना ज्यादा आप देखेंगे अंदर की तरफ मूव करेगा तो ओ बैंड का साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ओ बैंड का जो साइज होता है वो क्या करके बताओ, इंक्रीजेस कहा जाता है। ओवरलैपिंग बैंड का साइज इंक्रीज कर जाता है, ए बैंड का साइज कांस्टेंट रहता है, बाकी चीजें छोटी हो जाती है। समझ में आ गया सबको? और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इसको, क्या छोटा होता है क्या बड़ा होता है, ए बैंड में क्या होता है, आई बैंड में क्या होता है, ठीक है। और एक और बता दो यही पे, देखो मैं आपको एक और स्ट्रक्चर है, देखिए ये देखो, एक इस तरह का एक
लार्ज प्रोटीन है, देखिए ऐसे ये एक प्रोटीन होता है, देखो और जो सीधा जेड लाइन को एम लाइन से जोड़ता है, जेड लाइन टू एम लाइन से, इसको टाइटीन कहते हैं। टाइटीन, टाइटीन एक तरह का प्रोटीन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन कहते हैं बॉडी का इसको। टाइटीन एक तरह का प्रोटीन है जो जेड लाइन को सीधा एम लाइन से जोड़ता है, ज्यादा स्टेबल करता है कॉन्ट्रैक्शन को, स्टेबिलिटी के लिए होता है। टाइटीन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है इसको, ये पॉइंट याद रखना। टाइटीन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन कहते हैं, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, मोर देन 27,000 अमीनो एसिड्स होता है इस टाइटीन के मॉलिक्यूल में। और टाइटीन एक लार्ज प्रोटीन है जो जेड लाइन को सीधा एम लाइन से जोड़ता है। समझ में आ गया? टाइटीन के बारे में समझ में आ गया? अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया एक सुपरफिशियल लेवल पे। अब मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो समझना पड़ेगा। तो ये सबने लिख लिया, इसको मिटाओ यहां से। अब भाई सबने लिख लिया इसको। अब देखो, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो देखिए। तो देखो, ये देखने के लिए मैंने देखना पड़ेगा, देखो आपको स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट कहता है। ठीक है, एक मायोसिन फिलामेंट कैसा होता है वो देखिए। देखो, तो एक मायोसिन फिलामेंट में अप्रॉक्स 200 मीरो मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे देखो, और देखिए, एक ये मॉलिक्यूल देखो, इसी तरह से फिर दूसरा मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। और ये एक देखो, कई सारे मीरोमाइसिन्स का अटैचमेंट होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके अंदर आप देखेंगे ऐसे, ये एक मॉलिक्यूल है इसमें, देखो ये यहां से यहां तक, इसको इसका देखिए, इसे कहते हैं मायोसिन टेल कहा जाता है, ये मायोसिन टेल होता है। फिर देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्रॉस आर्म कहते हैं, क्रॉस आर्म। और ये जो देख रहे हैं आप,
इसको मायोसिन हेड कहा जाता है। देखो ये मायोसिन हेड है, ये जो स्ट्रक्चर है ये मायोसिन हेड होता है, ये वाला पार्ट ये मायोसिन का हेड होता है। देखो तीन चीजें हैं, टेल ये बीच में क्रॉस आर्म होता है और ये मायोसिन हेड होता है, और इसके हेड में दो आप देखेंगे एनसीईआरटी बना हुआ डायग्राम ये दो ऐसे साइट बने होते हैं, इसमें ऐसे देखेंगे आप दो अलग अलग साइट्स होते हैं। इसमें एक को कहा जाता है एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं, और एक को एटीपी बाइंडिंग साइट कहा जाता है। मतलब मायोसिन के हेड में दो अलग अलग साइट्स हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, दूसरे को एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं। समझ में आ गया? और देखो देखिए अब अगर आप एक मीरोमाइसिन को ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम से कट करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम का नाम होता है ट्रिप्सिन, तो इससे देखो दो चीजें बनती है, एक होता है HMM, एक होता है LMM। HMM को कहते हैं हेवी मीरोमाइसिन, क्या बोलते हैं इसको? हेवी मीरोमाइसिन कहा जाता है, और LMM को लाइट मीरोमाइसिन कहा जाता है। ठीक है, और देखो हेलो, हाँ आज हमारी ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में शामिल हो। और देखिए इस हेवी मीरोमाइसिन को अगर आप कट करेंगे, एक एंजाइम है पेपेन कहा जाता है, पेपेन एक एंजाइम का ही नाम होता है, इससे दो चीजें बनती है, देखो एक कहते हैं HMMS1 प्लस HMMS2। अब देखो ये जो लाइट मीरोमाइसिन है, ये जो टेल होता है, टेल को ही लाइट मीरोमाइसिन कहते हैं। टेल इज मेड अप ऑफ लाइट मीरोमाइसिन। ये जो क्रॉस आर्म देख रहे हो, क्रॉस आर्म, इसे कहते हैं HMMS2, और ये जो मायोसिन हेड होता है इसे कहते हैं HMMS1। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या समझो आप? एक मायोसिन फिलामेंट लगभग 200 मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, एक दूसरे जुड़े हुए रहते हैं, तो मीरोमायोसिन के मिलने से बनता है मायोसिन फिलामेंट। एक मीरोमायोसिन में देखो देखो इसके ये आप देखिए, ये देखो इसको 2 पॉली
पेप्टाइड चेन कहा जाता है। जिसको एक्चुअली हेवी चेन कहते हैं, हेवी चेन कहते हैं। देखिए, दो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, देखो हेवी चेन कहते हैं, जिससे पूरा का पूरा माइसिन का स्ट्रक्चर बना होता है, मीडोमाइसिन का। देखो एक और दो, दो हेवी चेन है, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में हेवी चेन ही बताया गया है, लेकिन आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ये जो माइसिन हेड होता है ना, इस हेड के ऊपर भी देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जिसको लाइट चेन कहते हैं। दो ऊपर दो नीचे होता है। कहने का मतलब देखो यार, ये कहा जाता है कि देयर आर टू हेवी चेन प्लस 4 लाइट चेन भी होता है। इसमें 1 मीडोमाइसिन में। लेकिन आपके एनसीईआरटी में केवल हेवी चेन के बारे में लिखा गया। देखो माइसिन के हेड के ऊपर ये क्या है बताओ, इसको लाइट चेन कहा जाता है। ये चार होते हैं, दो ऊपर दो नीचे। बट आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो केवल कहता है कि दो हैवी चेन होते हैं और उसी के हैवी चेन से टेल भी बनता है, क्रॉस आर्म भी बनता है और माइसिन का हेड भी बनता है। लेकिन जब आप एक मीडोमाइसिन को कट करते हैं तो फ्रेगमेंट्स में टूटता है वो। जैसे पहले आपने मीडोमाइसिन को कट किया ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम से, दो पार्ट बन गए HMM प्लस। देखो इसे में देखिए ऐसे, मान लो ये स्ट्रक्चर है ऐसे, अगर आप इसको कट करेंगे पहले ट्रिप्सिन से तो क्या बनेगा, ये ऐसे ही अलग हो गया। और ये देखो ये ऐसे अलग हो गया, ये हो गया LMM लाइट मीडोमाइसिन। और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया HMM हेवी मीडोमाइसिन। फिर इसे भी कट करेंगे आप, इसे बताओ पेपेन 9 से, देखो क्या हुआ, ये अलग हो गया और प्लस देखो ये भी अलग हो गया। इसे कहते हैं क्या HMMS2, ये क्रॉस आर्म है देखो, और इसे कहते हैं क्या होगा HMMS1 कहा जाता है इसको। समझ में आ गया सबको ये चीज यहां तक? ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, वहां पे देखिएगा। आपके एनसीईआरटी में लाइट चेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। आपके बुक में केवल हेवी चेन के बारे में बताया गया कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से एक मीडोमाइसिन का फॉर्मेशन होता है, और एक मीडोमाइसिन में लाइट मीडोमाइसिन भी होता है और हेवी मीडोमाइसिन भी होता है। माइसिन का टेल, जो मीडोमाइसिन का टेल होता है वो लाइट मीडोमाइसिन है, उसके हेड को S1 यूनिट कहते हैं और उसके क्रॉस आर्म को S2 सब यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि एक मायोसिन फिलामेंट किस तरह का स्ट्रक्चर है, वैसे मैं बताऊंगा आपको कि एक एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। इसको मिटाओ यहां से आप। सबने लिख लिया ना? देखिए इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं क्या, इसको कहते हैं F एक्टिन।
इसको फिलामेंटस एक्टिन भी कहा जाता है। देखो दो एफ एक्टिन होता है, ये दो अलग अलग एफ एक्टिन होता है, एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं, डीएनए की तरह होता है। दो एफ एक्टिन का पार्ट एक दूसरे से अटैच होता है, बिंडेड होता है ना, हेलिकल फॉर्म में होता है, देखो इंटरवाइंड कहते हैं, समझ में आ गया। और देखो इसके बाद देखोगे आप इसके ऊपर, देखिए ऐसा दिख रहा है सबको, ओके है, ठीक है। चलिए यहां देखो, अब ये दो एफ एक्टिन है और इसके ऊपर देखो ऐसे, ये भी दो अलग अलग, देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, देखो जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ऐसे, देखो दो एफ एक्टिन के ऊपर दो और फिलामेंटस प्रोटीन है जो पूरी तरह से एफ एक्टिन को कवर करता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रोपोमायसिन, ट्रोपोमायसिन कहते हैं। इसके भी दो, देयर आर टू फिलामेंट्स, ट्रोपोमायसिन covers the actin filament। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं कि दो एफ एक्टिन के ऊपर दो ट्रोपोमायसिन का फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से एक्टिन को सराउंड करता है, कवर करता है, ठीक है। और ऐसे याद रखिएगा कि इन दोनों के ऊपर देखो, अब ट्रोपोमायसिन के ऊपर आप देखोगे ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पे, देखिए ऐसे एट रेगुलर इंटरवल्स एक और प्रोटीन है, देखो इस तरह से, देखो इसे कहते हैं ट्रोपोनिन। और याद रखिएगा ट्रोपोनिन ग्लोबुलर प्रोटीन present over the actin tropomyosin complex at regular intervals remember that point, troponin, a kind of globular protein present over the actin tropomyosin complex at regular intervals। समझ में आ गया बच्चों? What is troponin? Troponin is a kind of globular protein present over the actin tropomyosin complex at regular intervals। ठीक है। और देखो अब अगर आप देखोगे कि एक ट्रोपोनिन के अंदर, देखिए ये एक ट्रोपोनिन है
और इसके अंदर आप देखोगे देयर आर 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। एक ट्रोपोनिन के अंदर 3 अलग अलग सब यूनिट्स कहते हैं। एक को कहते हैं TNC, एक होता है TNT और एक होता है TNI। कहा जाता है। 3 सब यूनिट होते हैं ट्रोपोनिन में। TNC का मतलब देखो, उसे कहते हैं कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट कहा जाता है। TNC को कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट कहते हैं। TNT को ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग सब यूनिट कहा जाता है। और TNI को इनहिबिटरी सब यूनिट कहते हैं, which marks the active site of actin filament to the myosin head, at resting stage। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक ट्रोपोनिन का, अब देखो TNI लिखा हुआ नहीं है, बुक में क्या लिखा हुआ है कि ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट होता है जो एक्टिन के एक्टिव साइट को मास्क करता है ताकि वो मायोसिन के हेड से जुड़ ना पाए। मसल कॉन्ट्रैक्शन के होने के लिए मायोसिन के हेड का एक्टिन से मिलना जरूरी होता है, लेकिन रेस्टिंग स्टेज में पॉसिबल ये नहीं होता। देखो मैं ऐसे समझाऊं मैं क्या बोल रहा हूं। देखो जैसे मान लो ये एक एक्टिन का स्ट्रक्चर है, ऐसे देखो ये एक्टिन है और नीचे मान लो ये एक मायोसिन का ये हेड है। देखो ये मायोसिन हेड है। एक सबयूनिट ऐसा होता है, देखो यहाँ पर देखिए एक सबयूनिट इसमें ऐसा होता है एक्टिन के ऊपर। देखो ये एक्टिन का जो एक्टिव साइट होता है उसको ये कवर करता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है TNI जो ट्रोपोनिन के अंदर होता है, जो कि मायोसिन के हेड को एक्टिन से जुड़ने नहीं देगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए मायोसिन के हेड का एक्टिन से जुड़ना जरूरी होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में समझाया गया है कि एक्टिन के एक्टिव साइट को मायोसिन के हेड से जुड़ना होता है, बट रेस्टिंग स्टेज में ये नहीं होता। रेस्टिंग स्टेज में पॉसिबल नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि एक्टिन का एक्टिव साइट मास्क किया हुआ है, मास्किंग है उसका। किसने मास्क किया इसको बताओ? ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट ने। उसी सब यूनिट को कहते हैं TNI। TNI कहते हैं उसको। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं। मैंने फिर समझा दूंगा आपको कि एक एक्टिन फिलामेंट में, अब देखो एक चीज और याद रखना। देखो ये जो फिलामेंटस एक्टिन है, देखो ये जो फिलामेंटस एक्टिन आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे और देखो ऐसे लगे होते हैं सब यूनिट्स। एक फिलामेंटस एक्टिन कई सारे ऐसे देखो छोटे छोटे
यूनिट से बने होते हैं। देखो इस एक को कहते हैं जी एक्टिन। जैसे माला होता है ना, माले में कई सारी मोतियां होती हैं, जो उसके पर्ल्स होते हैं, मोती होता है। उसी तरह से एक एफ एक्टिन में कई सारे जी एक्टिन होते हैं। जी एक्टिन के पॉलीमराइज होने से एफ एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। जी का मतलब ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। तो मेनी जी एक्टिन पॉलीमराइज टू मेक अ फिलामेंटस एक्टिन। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। एक फिलामेंटस एक्टिन के फॉर्मेशन में कई सारे जी एक्टिन क्या करते हैं बताओ, पॉलीमराइज करते हैं। तो जी एक्टिन पॉलीमराइज टू मेक एफ एक्टिन कहते हैं। समझ में आ गया? और याद रखिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब मायोसिन का हेड एक्टिन के एक्टिव साइट से कंबाइन करेगा, जो रेस्टिंग स्टेज में पॉसिबल नहीं है मास्किंग की वजह से। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, अब मैं बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो समझिए अब यहां। और याद रखना, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं, मैं बता दूं आपको। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, तो थोड़ा केयरफुली आप इस इंफॉर्मेशन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस यहां से बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना? तो ये साफ करूं यहां से अब। हाँ भाई, लिख लिया सबने इसको? मिटा दो मैं सर। अब देखो, स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के स्टेप्स क्या क्या होता है वो समझिए आप यहाँ। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे आप जानते हो कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, मोटर न्यूरॉन्स होता है। देखो, देखो कहते हैं एक होता है वेस्ट टू मूवमेंट। अगर आपको मूवमेंट का वेस्ट है, आप मूव करना चाहते हैं, तो ये जो आपका मूवमेंट का जो एक वेस्ट है, आप मूव करना चाहते हो, तो ब्रेन से देखो, ब्रेन एक स्टिमुलस क्रिएट करता है। ये एक न्यूरल स्टिमुलस होता है जो आपके ब्रेन से क्रिएट होता है, और वो स्टिमुलस देखो आपके मोटर न्यूरॉन से होता हुआ देखे। देखो, ये एक हमारा मोटर न्यूरॉन होता है जो आपके मैसेज को ब्रेन से लेके आता है। और आप जानते हैं कि एक न्यूरॉन जहां पर एंड होता है, देखिए ऐसे,
ये हमारा मान लो एक्सोन एंडिंग है, और अभी भी जानते हैं कि आपके एक न्यूरॉन का जो कनेक्शन है, देखिए ऐसे, ये देखो, ये हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, ये एक हमारा सिंगल मसल फाइबर होता है, और आप जानते हो कि ये एक मसल फाइबर का ऊपर का कवरिंग है, इसे कहते हैं सार्कोलेमा। अब देखो दो चीजें हैं, आपके एनसीईआरटी में समझाया गया है, एक लिखा हुआ है देखो मोटर यूनिट, और लिखा हुआ मोटर एंड प्लेट, और लिखा हुआ है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अभी रुक जाओ, सभी को एक चीज नहीं कहा गया है, एक होता है मोटर यूनिट और एक होता है मोटर एंड प्लेट, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। देखो वो क्या लिखा हुआ है कि देखो, वन मोटर न्यूरॉन प्लस सिंगल मसल फाइबर, एक मसल फाइबर और एक मोटर न्यूरॉन का जो एक ये जो कनेक्शन है, यही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट कहा जाता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फाइबर और फाइबर्स फर्क है, वन मोटर न्यूरॉन प्लस सिंगल मसल फाइबर, देखो एक मसल फाइबर, एक ही मसल में, एक ही मसल्स में कई तरह के न्यूरॉन का अटैचमेंट पॉसिबल है। आप जानते हैं कि एक मसल में कई सारे मसल फाइबर्स होते हैं, तो वन मोटर न्यूरॉन प्लस सिंगल मसल फाइबर, इसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट, और इसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और देखो, वन मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर्स, जितने मसल फाइबर्स में वो जा रहा है, देखो एक न्यूरॉन कई सारे मसल फाइबर्स को भी एक्टिवेट कर सकता है, तो वन मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर्स, दैट मेक्स आवर मोटर यूनिट कहा जाता है। Remember that part, a very very important part, that is very critically, बहुत माइन्यूटली लेवल पे आपके एनसीईआरटी में समझाया गया है। आप देख, अब लैंग्वेज पढ़ो, एक जगह लिखा हुआ फाइबर और लिखा हुआ फाइबर्स, समझ में आ रहा है ये मिस्टर रजनीश शर्मा जी? एक ही चीज नहीं है, ये अलग अलग चीज है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। हाँ भाई, समझ में आ गया? आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या डिफरेंस होता है मोटर यूनिट में और मोटर एंड प्लेट में। ठीक है ना? अब देखो, अब समझो यहां पर, तो ये जो देखो, अगर आप इन सब की बात करेंगे, आप इन सब की बात करेंगे, देखो ये बनेगा मोटर यूनिट,
केवल आप एक की बात करेंगे, एक मसल फाइबर की बात करेंगे, वो बनेगा मोटर एंड प्लेट, जिसका नाम है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। समझ में आ गया? अब देखो, अब मान लो, देखिए ऐसे, अब मैं सिंगल मोटर एंड प्लेट की बात कर रहा हूं। देखिए, जैसे मान लो ये मोटर न्यूरॉन है जो मैसेज को लेके आ रहा है, देखो, और इसका मान लो मैंने एक सिंगल एंड बना दिया, और ये मान लो ये एक देखिए, ये आपके सार्कोलेमा का पार्ट है, देखिए, और देखो ये एक्सोन का मेम्ब्रेन है, ये एक्सोन का ये एंडिंग पॉइंट है, देखो। अब आप जानते हैं कि जैसे कि मैसेज इसमें ट्रांसफर होता है, आपके सिनेप्टिक एंड पे, न्यूरॉन के एंड पे, ये काफी सारे यहाँ क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल, और ये वेसिकल देखो ऐसे फ्यूज करता है इसके साथ, देखो ये मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाता है, देखिए ऐसे, ये मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गया सिनेप्टिक वेसिकल, और इसके अंदर के केमिकल्स बाहर आ जाते हैं, इसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन कहा जाता है। तो ये जो बाहर निकला हुआ केमिकल है, नाउ दैट केमिकल इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। तो देखो, पहले तो स्टिमुलस की बात करते हैं, दूसरा मोटर न्यूरॉन से कंडक्शन की बात करते हैं, थर्ड कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाता है, और फोर्थ क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन कहां पहुंच गया, सिनेप्स में। न्यूरॉन और मसल्स के बीच का, फाइबर्स के बीच का जो सिनेप्स होता है, ये देखो एक्सोन का एंडिंग है ना, ये जो लास्ट पार्ट है, देखो एक्सोन एंडिंग, एक्सोन का मेम्ब्रेन तो वहां होगा ना, अरे एक्सोन का जो लास्ट पार्ट है उसी को एक्सोन एंडिंग बोलते हैं ना, उसी के मेम्ब्रेन से सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज कर जाते हैं, और उसका केमिकल बाहर निकल जाता है बाय एक्सोसाइटोसिस, एसिटाइलकोलिन released out in synaptic gap by exocytosis। समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले स्टिमुलस की बात करते हैं, वो स्टिमुलस फिर कैरी होता है, स्टिमुलस इज कैरीड थ्रू द मोटर न्यूरॉन टू योर नर्व एंडिंग, और वहां से फिर वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, कोई चेंज नहीं किया है, सिंपली स्टिमुलस का एक बेस होता है, हमें मूव करना है, तो ये जैसे आपने अपना एक विल स्टार्ट किया मूवमेंट का, तो मूवमेंट स्टार्ट विल ऑफ मूवमेंट कहते हैं, दैट क्रिएट स्टिमुलस इन योर ब्रेन। तो ब्रेन अपना एक मैसेज पास करता है, एक स्टिमुलस पास करता है, जिसको बताओ, मोटर न्यूरॉन्स को, जो मैसेज कैरी करेगा आपके मसल्स तक, मसल फाइबर्स तक। अब देखो, तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, अब क्या होगा देखिए, आपके सार्कोलेमा के सरफेस पे देखो ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं, these are called receptors, देखो
इसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहा जाता है इसको, जो सार्कोलेमा के सरफेस पे होता है। और क्या हो रहा है, ये जो एसिटाइल कोलिन है ये इससे बाइंड कर लिया एक बार से, लेकिन ये इससे बाइंड हो गया। जितना ज्यादा ये बाइंड करेगा उतना एक स्टिमुलस क्रिएट होगा। देखिए तो जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा देखो, देखिए ये फिफ्थ पॉइंट है, ये न्यूरोट्रांसमीटर किससे अटैच कर गया बताओ, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स कहां पे होते हैं, सार्कोलेमा के सरफेस पे। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन binds with सार्कोलेमा रिसेप्टर कहा जाता है इसको। बाइंड हो गया, और बाइंड करते देखो क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा का वो डिपोलराइज कर जाता है। तो सिक्स्थ इवेंट क्या हुआ, देखिए ये सिक्स्थ इवेंट है। सिक्स्थ इवेंट क्या हुआ देखो, ये कहते हैं सार्कोलेमा डेवलप पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। जैसे ही एसिटाइल कोलिन सार्कोलेमा के सरफेस पे जुड़ता है, अटैच होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज कर जाता है, पोटेंशियल जनरेट कर लेता है। तो सार्कोलेमा डेवलप पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को कैरी करता है अपने सरफेस पे एसिटाइल कोलिन के अटैचमेंट के बाद। और याद रखना, जैसे ही ये करंट बनेगा आपके सार्कोलेमा के सरफेस से ही एक इस तरह का ट्यूब्यूल अंदर की तरफ आता है। देखो ये सार्कोलेमा के अंदर का एक ट्यूब्यूल एरिया है, तो टी ट्यूब्यूल क्या है, देखो इस स्ट्रक्चर को टी ट्यूब्यूल कहा जाता है। और इसी टी ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में देखिए ऐसे ये रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो करंट अभी यहां था, ये करंट अब देखो ये इसके अंदर पहुंच गया, सार्कोप्लाज्म कहते हैं देखो। और सार्कोप्लाज्म में क्या है, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे ही करंट यहां पहुंचेगा इसके अंदर से कैल्शियम आयन बाहर निकल जाएगा। ये जो कैल्शियम आयन होता है ये यहां से बाहर निकल जाता है, कैल्शियम आयन बाहर आ गया सार्कोप्लाज्म में, देखो कैल्शियम आयंस रिलीज्ड आउट। तो टी ट्यूब्यूल की वजह से, टी ट्यूब्यूल क्या बताओ, सार्कोलेमा का ही इनवर्ड इन्वेजिनेशन होता है, सार्कोलेमा अंदर की तरफ आता है सार्कोप्लाज्म में, उसी कहते हैं टी ट्यूब्यूल। और उसी टी ट्यूब्यूल से करंट कहां पहुंच गया बताओ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और रेटिकुलम से क्या बाहर आ जाएगा, कैल्शियम आयन। तो ऐसे याद रखिएगा, देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम releases calcium ions into the sarcoplasm। देखो अगर आप देखें तो 6 पॉइंट ये था, 7 पॉइंट था कि करंट कहां पहुंच गया बताओ, सार्कोप्लाज्म में टी ट्यूब्यूल के थ्रू। और 8 पॉइंट क्या हो गया बताओ, 8 पॉइंट ये हो गया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। ये 8 पॉइंट है। 7 पॉइंट समझ में आ गया कि टी ट्यूब्यूल कैरी इंपल्स इनवर्ड
इन द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टी ट्यूब्यूल के कनेक्शन में होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। और जैसे करंट वहां पहुंचेगा, रेटिकुलम से क्या रिलीज कर जाएगा बताओ? कैल्शियम आयन। कहां पर? सार्कोप्लाज्म में। और ऐसे याद रखिएगा 9th पॉइंट यहां पर, नाउ द कैल्शियम लेवल ऑफ सार्कोप्लाज्म इंक्रीजेस। सार्कोप्लाज्म के अंदर का कैल्शियम का अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। 9.8। ठीक है, ये 9 पॉइंट हो गया कि सार्कोप्लाज्म के अंदर का कैल्शियम लेवल क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। और 10th पॉइंट आपको समझ में आता है, नाउ द कैल्शियम आयन बाइंड्स विद troponin subunit with great affinity कहते हैं। ये 10th पॉइंट है। नाउ द कैल्शियम आयन बाइंड्स विथ ट्रोपोनिन सब यूनिट विथ वेरी ग्रेट एफिनिटी। ट्रोपोनिन का कैल्शियम से अटैचमेंट काफी मजबूती से होता है, बहुत ज्यादा उसकी दोस्ती होती है। ट्रोपोनिन का जो ना एक अट्रैक्शन होता है कैल्शियम के लिए बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, ट्रोपोनिन उसको बाइंड करता है। Now the calcium ion binds with troponin subunit with great affinity. हाँ भाई, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। और देखो, जैसे ही कैल्शियम अब अटैच होगा किससे बताओ? ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन के कैल्शियम से जुड़ते ही जो मास्किंग होता है, जो मास्किंग पहले किया हुआ था एक्टिन का, वो अनमास्क हो जाता है। तो 11th पॉइंट लिख लीजिएगा, देखो देखो, आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ, राइट डाउन, आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ troponin with calcium, after the binding of troponin with calcium, there is change in position, there is change in position कहते हैं, change in position of tropomyosin that results in unmasking of actin filament. Change in position of tropomyosin that results in unmasking of actin filament. समझ आ गया? Change in position of tropomyosin that results in unmasking of actin filament. और जैसे ही अनमास्किंग होगा, मायोसिन का हेड किससे बाइंड करेगा बताओ? ये 12वां पॉइंट लिख लीजिएगा, 12th पॉइंट लिख लो, 12th पॉइंट लिख लो। आफ्टर द अनमास्किंग
मायसिन हेड binds with actin filament and process of contraction starts. समझ में आ गया? हाँ भाई, समय हो गया सबका, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? चलिए, तो एक बार एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथ में, और अब मैं बताऊंगा आपको कल इसके आगे। After the unmasking, myosin head binds with active site of actin filament. Myosin head binds with active site of actin filament and muscle contraction starts. ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं कल।